जय हिंद। आज हम लोग छैहर किताब कहानी के क्रम में आज हम लोग चौथी कहानी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिस कहानी का नाम है बुबा एगो कहनी कह दे, जिसके लेखक चितरंजन महतो चित्रा जी हैं। बुबा मतलब जिसे आप लोग कहते हैं बाबा, इसी बाबा को हिंदी में दादाजी कहा जाता है। बुबा एगो मतलब एक, कहनी मतलब कहानी, कही दे मतलब कह दीजिए। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, बुबा एगो कहनी कह दे। बुबा मतलब बाबा, एगो मतलब एक, कहनी मतलब कहानी, कही दे मतलब कह दीजिए। ये कहानी को समझाने के लिए आपके सामने हम एक एग्जाम्पल लाएंगे। अगर आप उस एग्जाम्पल को अच्छे ढंग से समझ जाते हैं तो ये कहानी आपके लिए आसान हो जाएगा। आप इस कहानी को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। ये कहानी को अच्छे ढंग से वही व्यक्ति समझ सकते हैं जो एक ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते होंगे, या आपने कभी खेती का काम किया होगा, या आपने कभी किन्हीं को खेती करते हुए देखा होगा। अगर आपने किन्हीं को खेती करते हुए देखा है या आपने कभी खेती किया है तो ये कहानी को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ये कहानी अगहन महीने की कहानी है। अगहन महीने आप समझते हैं, जब धान की फसल की कटाई की जाती है उस समय का जो महीना होता है वो अगहन का महीना होता है। तो ये अगहन महीना का कहानी है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये अपने ऊपर आप अप्लाई करके देखिएगा। समझिए, आपने धान की खेती किया और अगहन महीने में आप धान की कटाई कर रहे हैं। धान की कटाई कर रहे हैं मतलब आपका धान अभी खेत में ही है। खेत से धान को खरई तक पहुंचाने के लिए पहले बोझा बांधा जाता है, या तो बोझा का जो बड़ा रूप होता है बिंडा, उसे बांधा जाता है। उसे फिर ढो करके खरई तक पहुंचाया जाता है। पहले लोग बोझा या बिंडा को माथा के माध्यम से धो करके खरई तक पहुंचाते थे। खरई आप लोग समझ रहे हैं ना, इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं खलिहान। तो बोझा को खरई तक लोग पहले माथा पर ढो करके पहुंचाते थे या बैलगाड़ी के माध्यम से पहुंचाते थे। आज तो डायरेक्ट जो है वो खेत ही आपके ट्रैक्टर पहुंच जाते हैं। तो ये आज की हम कल्पना नहीं करेंगे, ये कम से कम हम लोग 2002, 2004, 5, 6 की कल्पना करेंगे, क्योंकि ये जो कहानी है वो आज की कहानी नहीं है। तो आप कल्पना करेंगे 2002 या 2004, 5, 6 इस तरह का। पहले क्या था कि माथा पर ढो करके लोग बोझा को खरई तक पहुंचाते थे या बैलगाड़ी के माध्यम से पहुंचाते थे। फिर खरई में धान को इकट्ठा किया जाता था। आप देखे होंगे कि एक जो खरई होता है उसके आसपास कई खरई होते हैं, या तो क्या है, कई खलिहान होते हैं। एक टोला या मोहल्ला का एक ही जगह खरई होता है। समझिए कि लगभग एक टोला मोहल्ला का 15 खरई हैं। तो 15 खरई जो होंगे वो आसपास ही होंगे। यहाँ सभी लोग अपने खरई में धान को इकट्ठा करते हैं। आप कह सकते हैं खरई क्या है, तो खरई अनाज इकट्ठा करने का एक उचित स्थान होता है, उसी को हम लोग खरई कहते हैं। जब आपने खरई में धान को पूरी तरह से जमा कर लिया तो इसकी ये कोई चरा ना दे, मतलब कोई जानवर इसे खा ना जाए, इसीलिए आप लोग इसकी रक्षा भी करते हैं। जिसे हम लोग कहते हैं खोठा में कि हम इसको अगोर रहे हैं। यगोर रहे हैं मतलब रक्षा करते हैं। जब 10-15 खरई वहाँ है मतलब प्रत्येक घर से एक लोग अपनी धान की रक्षा के लिए आएंगे, अर्थात धान को ओगरने के लिए आएंगे। तो यहाँ लगभग 15 व्यक्ति यहाँ अभी जमा हो जाएंगे। 15 व्यक्ति में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, जिनका उम्र दादा के उम्र का होता है। जैसे आप कह सकते हैं 55 कह सकते हैं, 60 कह सकते हैं। तो 15 व्यक्ति में कुछ बच्चे भी होते हैं, कुछ बूढ़े भी होते हैं। तो आप क्या, जो बच्चे रहते हैं वो बूढ़े से कहते हैं। अब वहाँ क्या होता है कि लोग को बैठना होता है, थोड़ी सी देखनी होती है कि कोई जानवर तो मेरा धान नहीं खा रहा है, या धान की निगरानी करनी होती है। तो वहाँ सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर बच्चे, ऐसा देखे होंगे आप, बच्चे
बड़े लोगों से कहते हैं कि आप हमको एक कहानी सुनाइए ना, अगर आप कहानी सुनाइएगा तो मेरा टाइम भी पास हो जाएगा, हमें मन भी लगने लगेगा और इस तरह से धान की निगरानी भी हो जाएगी। बच्चे कहते हैं बूढ़े से, ठीक है, क्योंकि यहाँ 15 आदमी हैं, कुछ बूढ़े भी हैं और कुछ बच्चे भी हैं। तो बच्चे बूढ़े से कहते हैं कि दादाजी आप कुछ कहानी सुनाइए ना, अगर आप कहानी सुनाएंगे तो मेरा मन भी लगा रहेगा, टाइम भी पास हो जाएगा और धान की निगरानी भी हो जाएगी। ठीक, तो फिर वे क्या होते हैं कि बूढ़े जो होते हैं वो वास्तविक ज़िंदगी की कहानी सुना लगते हैं जो उन्होंने वास्तव में कभी कुछ देखा होगा। गांव की घटना बता दिए, कभी शहर की घटना बता दिए, आसपास की कोई घटना बता दिए कहानी के रूप में, या कोई बनी बनाई हुई कहानी को बता दिए, ताकि बच्चा का मन भी पूरा हो जाए और बच्चा का मन लगा भी रहे। ठीक उसी प्रकार से ये कहानी इसी पे आधारित है। ये कहानी में भी लोग फसल की निगरानी करते हैं, धान की निगरानी करते हैं, जिसमें से एक बूढ़ा होता है जिनका नाम होता है गंगाराम। क्या होता है नाम उस बूढ़ा का? नाम इस कहानी में इस बूढ़ा का नाम होता है गंगाराम। गंगाराम का उम्र एक दादाजी के समान होता है। तो बच्चे उन्हें कहते हैं कि दादाजी आप एक कहानी सुनाइए ना, इसीलिए इस कहानी का नाम पढ़ा है। बच्चे कह रहे हैं दादाजी को कि दादाजी आप एक कहानी सुनाइए ना, इसलिए इस कहानी का नाम है बुबा एगो कहानी कही दे, मतलब दादाजी या तो बाबा एक कहानी कहिए ना, है ना, कह दीजिए। तो इस प्रकार से यह कहानी है। ये कहानी को हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न ऐसा भी था कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाइए। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छाहिर बुक में टोटल 10 कहानियाँ हैं। इस 10 कहानियाँ को हम लोग पहले क्रम से पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे, आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना पाएंगे। हालांकि अगर आप कहानी को बेहतर ढंग से पढ़ पाएंगे तो आप ऐसे आपने स्वयं आप कई प्रकार की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। आपसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। पहले आपको यहाँ एक समझ बनानी है खोरठा के प्रति। आपके दिमाग में एक कौन कौन ऐसे खोरठा के कौन कौन ऐसे शब्द कहाँ यूज किए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, इसकी लेखन शैली क्या हो सकती है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आपको खोरठा का कहानी कोई हिंदी में बताता है तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने हिंदी में कहानी को सुनिएगा, कहानी को हिंदी में आपको लिखने की एक आइडिया हो जाएगी, लेकिन आपको पेपर में तो खोरठा लिखना है। जब आपने कोई कहानी को पढ़ते हैं खोरठा से संबंधित, तो ध्यान रहे कि वो कहानी को खोरठा में ही पढ़ें, ताकि आपका वैसा दिमाग भी तैयार हो पाए कि खोरठा को आप समझ सकते हैं, खोरठा को आप लिख सकते हैं। कहानी को अगर आप खोरठा में पढ़ेंगे, खोरठा कहानी को खोरठा शब्दों में पढ़ेंगे, तो आप सारे शब्दों से अवगत हो पाएंगे और आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। यघन कर महीना रहे, धान कटनी शुरू भेल रहे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो कहानी है वो अघन महीने की कहानी है। वही कहता है अघन कर महीना रहे, मतलब अघन का महीना था और अघन के महीने में धान कटनी की शुरुआत हो जाती है। इससे पहले आपको बता दें, अगर आपने छाहिर किताब से संबंधित पहले 3 कहानियाँ को नहीं पढ़े हैं तो आप इस कहानियाँ को अगर सीधे पढ़ना चाहते हैं या आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। आप अपना समय यहाँ बर्बाद ना करें, आपका समय बहुत कीमती समय है। हम चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर हो पाए, आप सारी कहानियाँ को इस तरह से पढ़ें ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे और आपसे कोई एग्ज़ाम में प्रश्न ना छूटे। हम इस कहानी को आपको हिंदी में भी बता सकते थे, लेकिन एक खोरठा भाषा लिख करके आपको बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये सारे शब्द बैठ जाएं, ये सारे शब्दों से आप अवगत रहें। इसलिए हम आपको खोरठा की सारी कहानियाँ लिख करके बताते हैं और हम इसे हिंदी में अनुवाद करके बताते हैं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो पहले आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखें। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां छाहिर किताब से संबंधित एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद क्रम तरीके से क्रम में इस वीडियो को देखें।
ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर बना रहे। अन्यथा अगर आप सिर्फ एक वीडियो देखने के मकसद से आए हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें। मेरा सिर्फ व्यू मत बढ़ाएं, आपकी वही व्यू की चाहत मुझे नहीं है। मेरी चाहत है कि आपकी कॉन्सेप्ट पूरी तरह से यहाँ क्लियर हो पाए, ताकि आप चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ पाएँ और मेरा मेहनत सार्थक साबित हो पाए। उम्मीद है हम क्या कहना चाह रहे हैं आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। खरइये धानक बोझा बिंडा कराय उड़ाय चढ़ाई चूढ़ी के राखल जाए लग। खरइये मतलब खरई में, धानक मतलब धान का। धान जब तैयार हो जाता है खेत में, जब उनका पौधा लगाया जाता है, वो फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तो वो उस पौधा को या कह सकते हैं उस फसल को खेत से उठा करके खरई में रख दिया जाता है। खरई का निर्माण एक टांड में किया जाता है, जो कि खेत की तुलना में टांड की ऊंचाई अधिक होती है। खेत से उठा करके धान खरई में रख दिया जाता है, क्योंकि खरई की ऊंचाई खेत की तुलना में अधिक होती है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा प्रश्न भी आता होगा। इसके कई प्रमुख कारण हैं, हम आपको यहाँ 2 कारण बताना चाहेंगे। चीज़ों को समझिएगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे इस चीज़ों को अच्छे ढंग से रिलेट कर पाएंगे। आपने सावन महीने में धान का पौधा लगाया, जिसे हम लोग बीहिन कहते हैं। जब ये फसल पूरी तरह से तैयार होता है तो इस पे दाना पड़ जाते हैं, जिसे हम लोग धान कहते हैं। अब इसे अलग करने के लिए इस धान पे ट्रैक्टर चलाया जाता है या पशुओं को चलाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि धान मेंज रहे हैं। मेंज रहे हैं कहने का मतलब ये होता है कि हम इस पे धान पे ट्रैक्टर चलाते हैं, ताकि इसमें जो धान का जो ये आपका हिस्सा है, धान का जो हिस्सा है, जो इसमें बीज हैं, वो अलग हो जाए, और इसके नीचे वाला जो आवरण है, जो नीचे वाला भाग है, जिसे हम लोग पुआल कहते हैं, वो अलग हो जाए। इसलिए हम लोग खोआ मेंजते हैं, पशु के माध्यम से या तो ट्रैक्टर के माध्यम से। जब ये भी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है कि धान अलग हो जाते हैं और पुआल अलग हो जाते हैं, धान फिर व्यक्ति अपने घर ले आता है और इसी का चावल बनता है। पुआल लोग जानवरों को खिला देते हैं। ठीक, लेकिन घर लाने से पहले धान और पुआल को अलग कर दिया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से साफ नहीं होते। अगर साफ होंगे तो ही ना आप घर लाइएगा। तो साफ जब नहीं होते तो इसे साफ करने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है। हवा की ज़रूरत पड़ती है और हवा खरई में अधिक आती है खेत की तुलना में, क्योंकि खेत की गहराई अधिक होती है। लेकिन खरई जो बनाया जाता है वो टांड में बनाया जाता है, अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि खेत की तुलना में टांड की ऊंचाई अधिक होती है, और टांड की ऊंचाई अगर अधिक होती है तो वहाँ हवा सीधा सीधा आता है, और अगर हवा सीधा सीधा आता है तो हम लोग जब धान और पुआल का मिश्रण होता है उससे हम लोग ओसाते हैं सूप के माध्यम से। सूप समझते हैं ना आप, वो बांस का बना एक बर्तन होता है, सूप के माध्यम से उसे हम लोग ओसाते हैं। उधर से हवा आता है, हम लोग ऐसे से धीरे धीरे उस धान और पुआल के मिश्रण को गिराते हैं। तो पुआल हल्का होता है तो वो दूर भाग जाता है, और धान भारी होता है तो वहीं गिर जाता है। इस विधि के तहत हम लोग पुआल और धान को पूरी तरह से साफ कर पाते हैं। तो पहला कारण ये है कि हम लोग खरई में क्यों लाते हैं, क्योंकि यहाँ हवा अधिक आती है और हम अपने धान और पुआल को एक दूसरे से अलग अच्छे ढंग से कर पाते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण, ये अगर आप धान को खेत में रखते हैं और उसी समय पानी गिर जाता है तो खेत में पानी का जमाव हो जाता है, इस प्रकार से आपका धान वहाँ खराब हो सकता है। लेकिन अगर आप धान को खरई में रखते हैं तो खरई में पानी का जमाव नहीं होता, तो इस प्रकार से पानी गिरने पर भी खरई में आपका धान बर्बाद नहीं होता है। खरई में अगर पानी गिरता है तो वो बह करके नीचे चला जाता है खेत की ओर, लेकिन अगर आप खेत में रखिएगा तो वो पानी और कहीं नहीं जाता है, क्योंकि खेत
पहले से ही गड्ढे होते हैं, वहाँ पानी जमा करने की एक प्रवृत्ति होती है, वहाँ जमा पानी भी रहता है। ठीक, तो ये हम लोग धान बचाने के लिए भी करते हैं। खेत में पानी का जमाव रहता है, लेकिन टांड में अर्थात खरई में पानी का जमाव नहीं रहता है। इसीलिए अब हम लोग कहेंगे कि खरई की ऊंचाई अधिक होती है खेत की तुलना में, अर्थात हम कहेंगे कि खेत से हम धान को खरई में चढ़ा रहे हैं। ऊंचाई अधिक है इसलिए हम लोग कहेंगे चढ़ा रहे हैं। इसलिए यहाँ लिखा है खरइये धानक बोझा बिंडा कराय उड़ाय चढ़ाई चूढ़ी के राखल जाहले। चढ़ाई चूढ़ी के मतलब कहाँ चढ़ाया जाता था, तो खरई में चढ़ाया जाता था। खरइये मतलब खरई में चढ़ाया जाता था। एके आसे पासे 4-6 गो किसाने के खरई सटले रहल हेलैन व बनवे हलत। अब कहता है ये कहानी जो चितरंजन महतो चित्रा जी हैं जो कहानी लिखे हैं, वे कहते हैं कि किसान के जो खरई था वो आस पास ही था, अगल बगल ही था। सटले रहे हलन मतलब अगल बगल ही रहता था, आस पास ही रहता था। और कुछ लोग बनाता भी था, बनवे हलत। सौभे खरइये कुबा कुरिया रहे हलन। कहते हैं कि सभी खरई में, सभी खलिहान में झोपड़ी रहता था। कुबा कुरिया मतलब झोपड़ी रहता था। झोपड़ी इसलिए रहता था क्योंकि अगर कभी कभी अचानक से धूप हो जाए तो वहाँ धान की रक्षा करने वाले लोग उस झोपड़ी में बच सकते हैं। कभी कभी बरसात हो जाए तो धान की रक्षा करने वाले लोग उस झोपड़ी में बच सकते हैं। इसलिए झोपड़ी का निर्माण किया जाता था और साथ ही साथ खाना पीना खाने में थोड़ी सी आराम महसूस होती थी। यही कहता है यहाँ कि सौभे खरइये मतलब सब खलिहान में, सभे खरई में कुबा कुरिया रहे हलन, झोपड़ी रहता था। धानक कराय कोई नाय ले जाओ तकर खातिर ओगरेले, और धान कोई वहाँ से चुरा करके ना ले जाए या तो कोई अन्य जानवर उस धान को बर्बाद ना कर दे, इसके कारण वहाँ लोग ओगरते थे। ओगरते मतलब रक्षा करते थे, मतलब निगरानी करते थे। बेरा डूबलही मैछनदार हेलही जते झानक जहाँ जहाँ कुरबा कुरिया रहतलन ओगरे जोगरे ले कोई ना कोई पहुँचे जात हलत। यही कहता है कि बेरा डूबलही मतलब सूर्य ढलता जा रहा था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता जा रहा था, तो जिसका जिसका वहाँ कुबा कुरिया रहता था मतलब झोपड़ी रहता था, तो वहाँ कोई ना कोई उस धान की निगरानी के लिए कोई ना कोई पहुँच ही जाता था। यही कहता है कुबा कुरिया रहतलन, झोपड़ी रहता था, ओगरे जोगरे ले कोई ना कोई पहुँचिए जाहलत, और कोई ना कोई उस झोपड़ी में धान की निगरानी के लिए वहाँ कोई ना कोई पहुँच ही जाता था। आजो सांझ हेते खरे गोठे बड़ छोट ओगरा पहुंची गेल रहल। अब लेखक कहते हैं कि एक दिन की बात है, आज जब सांझ हुआ था तो कोई छोट लड़का या कोई बड़ा लड़का जो धान की निगरानी कर सकता था वो भी अपना झोपड़ी में पहुंच गया था। कोई कोई तो सांझे खाए पी के अवतला, और कोई कोई ऐसा लड़का था, कोई कोई ऐसा धान की रक्षा करने वाला व्यक्ति था जो शाम को ही खा पी करके वो खरे पहुंच जाता था, वो डिनर शाम को ही कर लेता था। कई गो खरे ओगरा खाए पी के पाछू अवतला, और कोई कोई वैसे व्यक्ति थे जो धान की निगरानी करने के लिए वो आराम से डिनर करके आते थे। पाछू अवतला मतलब वो शाम को नहीं आते थे, वो आराम से डिनर करके आराम से रात का खाना खा करके आते थे, जिसे हम लोग कहते हैं भियारी खोरठा में। कोई छुआ किताब कॉपी लालटेन ले अवतला, और कोई कोई ऐसा लड़का था जो पढ़ने का जिसको मन था, वो लड़का कॉपी किताब भी खरे में ले आता था और साथ ही साथ लालटेन ले आता था। पढ़वैया कमे रहतला बेसी रहतला हर जोतवा कमिया धांगर तरी। और लेखक कहते हैं कि पढ़ने वाला लड़का खरई में बहुत कम रहता था तो हर जोतवा रहता था, और काम करने वाला व्यक्ति रहता था। हल चलाने वाला व्यक्ति को कहते हैं हर जोतवा। पढ़वैया कमे रहतला बेसी रहतला हर जोतवा कमिया धांगर तरी। ठीक, यहाँ एक आता है शब्द यहाँ खरई ओगरा। ठीक,
कई गो खरई ओगरा खाए पी के पाछू अवतला। पाछू अवतला मतलब बाद में आता था और कुछ लोग सांझ में ही आ जाता था, अर्थात शाम में ही आ जाता था। तो यहाँ एक शब्द आता है खरई ओगरा। जैसे हम लोग ना भैंस चराने, भैंस को हम लोग करड़ा भी बोलते हैं, तो भैंस चराने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? भैंस चरवा। बैल चराने वाला व्यक्ति को हम लोग कहते हैं बैल चरवा। ठीक उसी तरह से खरई को ओगरने वाला व्यक्ति को कहते हैं हम लोग खरई ओगरा, है ना। यही है। कोई कोई छुआ किताब कॉपी लालटेन ले ले अवतला, हम आपको बता दिए। पढ़वैया कमे रातला बेसी रहतला हजोतवा कमिया धांगर तरी। गंगाराम बुढ़ा कर खरे हुए हैं रहे। अब एक जो सभी लोग वहाँ खरे ओगरने के लिए जाते थे, उसमें एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम था गंगाराम, और गंगाराम का खरई वही था। वो खरैये में दिन रात रहतल घूरी बहराए के। और लेखक कहते हैं कि जो गंगाराम थे एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति थे, वे दिन रात खरई में ही रहते थे। उनका मन वहीं बहलाता था, वे वहीं दिन रात घूमते थे। खरैये में दिने ओकर बहु पुथु कलवा पहुंचा देलथिन और बियारी ओकर बेटा। अब कहते हैं कि वो दिन भर वहीं रहते थे, तो खाना की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो दिन का जो खाना था, अर्थात जो कलवा जिसे हम लोग लंच कहते हैं, उसे हम लोग खोरठा में कलवा कहते हैं। लंच को हम लोग खोरठा में कलवा कहते हैं। तो कलवा जो पहुंचाता था उसकी बहु पुतहु पहुंचा देती थी गंगा राम की। और जो बियारी जिसे हम लोग डिनर कहते हैं, डिनर गंगाराम का कौन पहुंचाता था? तो उनके बेटा। यही लिख रहा है यहाँ कि खरैये में दिने ओकर बहु पुथु कलवा पहुंचाए देलथिन और बियारी ओकर बेटा। बूढ़ा गंगाराम हसमुख रहे। बूढ़ा जो था गंगाराम वो बड़ा हसमुख था। बड़ी प्यार से छोट बड़ सब संग बतियात लग। और वो गंगा जो राम था वो बड़ा हसमुख था। छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, उम्र से उसका छोटा हो या उम्र से उसका बड़ा हो, वो सभी के साथ प्यार से बातें करता था। सभी के साथ संग मतलब साथ, बतियात लग मतलब बात करता था। बड़ा प्यार से छोट बोड़ सब संग बतियात लग, प्यार से सभी लोगों के साथ वो अच्छे ढंग से बात विचार करता था। प्रेम बर्ताव कर गुण रहे और प्रेम का स्वभाव था उनका, प्रेम का भाव उनके खून में ही था। ये लिखता है प्रेम बर्ताव, प्रेम की जो उनका व्यवहार था वो कर गुण रहे और प्रेम ही उनका एक गुण था। खेती चरहू कोनो नुकसान होनु कभियो उरूब सुरूब ककरो गारी नाय देतले। वो तो करता था फसल का निगरानी, लेकिन कभी अचानक से किसी का जानवर उसके फसल को नुकसान कर दे या कोई और चीज़ को अगर उसका कोई नुकसान कर देता था तो वो कभी चिढ़ते नहीं थे। वो किसी पे गुस्सा नहीं होते थे, किसी को अशुभ भाषा नहीं बोलते थे, किसी को वो गाली नहीं देते थे। यही लिखता है यहाँ कि खेती चरहू कोनो नुकसान होलू कदियो उरूब सुरूब ककरो गारी नाय देतलैन। ओकर स्वभाव से बड़ छोट ओकरा इज्जत दे हथिन, बड़ी माने हथिन। और कहता है कि यही स्वभाव के कारण बड़े लोग और छोटे लोग उसका बहुत इज्जत करते थे और बड़ा मानते भी थे। नतियो पोता ओकर कहियो न चिढ़ावे अलथिन। नतियो पोता से ऊ मजाक करतलन तो प्रेम से कोनो न कोनो सीख दई के। अब कहते हैं कि जो नाती उनका रहता था, बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, बूढ़े व्यक्ति थे, तो उनका नाती था। उनके कई नाती हैं, अपने नहीं हो सही लेकिन कई गांव मोहल्ले के नाती होते हैं। तो वे गांव के जो मोहल्ले के जो आपके नाती पोता होते हैं वे बूढ़ा को कभी चिढ़ाते नहीं थे। आजकल का बच्चा को देखिएगा, कई बूढ़ा को चिढ़ा रहा है तो चिढ़ाते रहता है। जब वो बूढ़ा मिल गया तब चिढ़ाना स्टार्ट कर देता है, मतलब बूढ़ा को लोग परेशान कर देता है। लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ गंगाराम की नहीं थी। गंगाराम के अंदर एक प्रेम का भाव था। लोग उसको सभी आदर करते थे, अच्छे से उनका इज्जत करते थे। ठीक उसी तरह से जितने भी उनके नाती पोता थे वो भी उनका इज्जत करते थे, कभी उनको चिढ़ाते नहीं थे। और कहता है कि नाती पोता से कभी कभी गंगाराम मजाक भी कर लेते थे और मजाक में बच्चों को एक अच्छी सीख भी दे देते थे। यही कहता है नातियों पोता ओकरा कहियो ना चिढ़ावे हलथी। कभी नाती पोता उसको नहीं चिढ़ाते थे। नतियों पोता से वो मजाक करतलन तो प्रेम से कोनो ना कोनो सीख दे के, और वो अगर मजाक करते थे तो उसके पीछे कोई ना कोई सीख होता था, कोई ना कोई एक नया कॉन्सेप्ट होता था, ताकि
बच्चों पे एक अच्छा प्रभाव दिखे। बूढ़ा गंगाराम के खरैये सब छुआ जुमला, और खरई तो वहाँ कितना किसानों का था, 4-6 किसानों का था, तो वहाँ और लोग खरे में जुमला, जुमला मतलब जुटला। किनके खरे में? तो गंगाराम के खरे में। छुआ आज गंगाराम से कहानी सुने ले जुटल रहा, और उन लोग लड़का लोगों का प्लान था कि आज हम गंगाराम से एक कहानी सुनेंगे। छुआ आज गंगाराम से कहानी सुने हेले जुटल रहा तो मतलब जमा हुए। छुआ कही उठला, बोबा आज एगो कहानी सुनाए दे हूँ। अब एक लड़का कहता है कि दादाजी, बाबा आज एगो हम लोग को कहानी सुना दीजिए। तो यहीं से पड़ा है इस कहानी का नाम, बूबा एगो कहानी कह दे। यही है, छुआ कही उठला, बोबा आज एगो कहानी सुनाए दे हूँ, बाबा आज हमें एक कहानी सुना दीजिए। तो छौड़ा छौड़ी कहानी कहबे हेले हम एको कहे नाय पारबो, राजा रजवाड़ा कहानी हम नाय जानी, कहबे तो कही दियोन एगो कहानी, ई गांव घर कैसे डूबल। अब कहते हैं गंगाराम कि देखो बाबू, अगर तुम लोग लड़का लड़की की कहानी कहने के लिए बोलोगे तो हम नहीं कह पाएंगे, राजा रजवाड़ा की कहानी कहने के लिए कहोगे तो भी हम नहीं कह पाएंगे। अगर तुम लोग कहानी कहने के लिए कह रहे हो तो हम एक कहानी कहते हैं कि गांव घर कैसे डूबल। देखिए यही कहता है, छौड़ा छौड़ी कहानी कहेले कहबे हेले हम एको गो कहे ना पारबो। अगर लड़का लड़की का कहानी कहने को होगे तो हम कह नहीं पाएंगे। राजा रजवाड़ा का कहानी कहने को लिए कहोगे, राजा रजवाड़ा कर कहानी हम ना जानी, और राजा रजवाड़ा का भी हम कहानी ना कह पाएंगे, हम नहीं जानते। कहबे तो कही देहियोन एगो कहानी, ई गांव घर कैसे डूबल। हम एक कहानी कहते हैं अगर तुम लोग जिद करते हो तो, कि ये गांव घर कैसे डूबल। फिर एक लड़का कहता है, कहाँ डूबल है बूबा, कहाँ डूबा हुआ है दादाजी, कहाँ डूबा है बाबा। एगो छुआ पूछा, एक लड़का पूछता है। फिर गंगाराम कहते हैं, तोहिन डूबल ना देखा हाथ, मगर हम तो देखे लागल हियन। गंगाराम कहते हैं कि तुम लोगों को नहीं दिखता है कि गांव घर कहाँ डूबा है, लेकिन हमको पता है, हम देख रहे हैं कि गांव घर कैसे डूबा है। तोहिन डूबल ना देखा हाथ, तुम लोग गांव घर कैसे डूबा है नहीं देखते हो, मगर हम तो देखे लागन ही हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं। गंगाराम इस बात को कहते हैं, तो हिन डूबल ना देखा हक, सॉरी ये हो गया, हम इन कुछ ना बुझे पारलियन बुबा, दोसर छुआ कहला। और एक दूसरा लड़का कहता है कि हम कुछ भी नहीं समझ पाए, आप क्या कहते हैं, घर डूबल गांव डूबल, ये क्या कह रहे हैं, हम कुछ नहीं समझ पाते हैं। हम इनके बेस लेखे समझाए के कही तबे न। अब हम लोग को अच्छे ढंग से, बेस लेखे मतलब होता है अच्छे ढंग से समझाए के, मतलब समझा के कहिएगा तबे ना हम समझेंगे। कहानियों कही देले अपन बुझबाक, ये अपने हैं यहाँ, आपने बुझबाक डूबल और उगल। गंगाराम बोले लगल, और गंगाराम कहते हैं पहले हमको कहानी बताने दो बाबू, उसके बाद तुम लोग अपने समझ पाओगे कि का डूबल और क्या उगा है। बैठा एक धार ले और सुना, जतना सुनबे ओकर ले बेसी गड़बे। अब कहते हैं गंगाराम जी कि आप लोग एक धार में, मतलब एक लाइन में आप लोग बैठ जाइए, फिर आप लोग जितना सुनिएगा उससे अधिक आप लोग मनन कीजिएगा, उससे अधिक आप लोग ज्ञान लीजिएगा। यही कहता है, बैठा एक धार ले और सुना, तुम लोग बैठ जाए एक लाइन में, जितना सुनवे ओकर से ले बेसी गड़बे, जितना तुम लोग सुनोगे उससे बेसी तुम लोग मनन करोगे। गंगाराम कहानी कहेला शुरू कहल, और गंगाराम कहानी कहना शुरू करता है। ढेर दिन आगू के बात लागे, बहुत दिनों की बात है, अंग्रेज कर तखन हियाँ राज चले हले, अंग्रेजों का यहाँ उस समय शासन चल रहा था। हियाँ का मने गोटे, हियाँ मने गोटे मतलब पूरे, गोटे मतलब पूरे, हियाँ मने गोटे भारत एक छोट मोट राजा रजवाड़ा अंग्रेजी सरकार का अधीन रहे हलथिन। अब कहते हैं कि जो भारत के जितने भी छोटे मोटे राजा रजवाड़ा थे वो अंग्रेजों के अधीन रहते थे, यही यहाँ लिख रहा है।
हियक मने गोटे, गोटे मतलब पूरे, भारते मतलब भारत का, छोट मोट राजा रजवाड़ा अंग्रेजी सरकार कर अधीन रहे हलत, उनके अधीन रहते थे, उन्हीं के अंडर में रहते थे। राजा रजवाड़ा अंग्रेज सरकार के माल देहलथिन और यह यहाँ किस देश के जो राजा रजवाड़ा थे वो अंग्रेजों को माल देते थे, मतलब पैसा देते थे। राजा रजवाड़ा माल ओकर क्षेत्रक रहवैया आदमी से ले हलथिन, जकरा कहल जा है रेयत। रेयत ठिन ले माल वसूले करे ले गाँवे गाँवे जमींदार रखल जा हेल। गाँवे जमींदार बूझा गाँवे जमीन बन झाड़ परती उड़ती टेंगरी पत्थल सबकर मालिक ओखिने रहे हलत, ओखिनकर खूबे मनमानी चले हले। आप इस चीज़ को नहीं समझ पाइएगा, हम इस चीज़ को समझाने के लिए एक चीज़ों को लिखते हैं। गंगाराम जी कहते हैं कि ये बहुत पुरानी बात है, जब अंग्रेजों का शासन हमारे इस देश के छोटे मोटे राजा रजवाड़ा पे चलता था। राजा रजवाड़ा पे चलता था। और राजा रजवाड़ा अंग्रेजों को पैसा देते थे। देखिए एक क्या कहना चाह रहा है, जो जमींदार थे वो रेयत से पैसा वसूलते थे, मतलब किसान से पैसा वसूलते थे, और ये जमींदार फिर राजा रजवाड़ा को पैसा देते थे और फिर यही राजा रजवाड़ा अंग्रेजों को पैसा देते थे। कहीं ना कहीं अंग्रेजों का इन लोगों पे शासन था, अंग्रेजों का इन लोगों पे डर था। हालांकि पैसा तो था किसानों का, आता था अंग्रेजों के पास, लेकिन ये दो बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं ताकि इन लोग का भी रोजी रोटी चलता था। तो यही यहाँ कह रहा है, आप इस चीज़ों को समझिएगा। अंग्रेजन कर तखन हिया राज चले हलन, हियक मने गोटे भारते छोट मोट राजा रजवाड़ा, छोट मोट जो राजा रजवाड़ा था अंग्रेजी सरकार कर अधीन रहे हलन, ये अंग्रेज सरकार के अधीन थे। राजा रजवाड़ा अंग्रेज सरकार के माल दे हलथिन और ये जो राजा रजवाड़ा थे ये अंग्रेज सरकार को पैसा रुपया देते थे। राजा रजवाड़ा माल होकर क्षेत्र के रहवैया आदमी से ले हलथिन और ये जो राजा रजवाड़ा थे ये ग्रामीण जमींदारों से पैसा लेते थे, जकरा कहल जाए रेयत, जिसको हम लोग रेयत कहते हैं। रेयत ठिन ले माल वसूली करे ले गाँव में जमींदार रखल जा हल, और ये जो जमींदार जो रखे गए थे राजा रजवाड़ा के द्वारा वो इसलिए रखे गए थे कि रेयत से अच्छे ढंग से पैसा वसूला जा सके, किसानों से अच्छे ढंग से पैसा वसूला जा सके। गाँव के जमींदार बूझा गाँव के जमीन बन, और ये जो जमींदार था जो इन लोग से पैसा वसूलता था वो अपनों आप को ये समझता था कि यहाँ की ज़मीन मेरी है, यहाँ का वन मेरा है, वहाँ का जो परती और जो बंजर भूमि है वो मेरा है, यहाँ का पत्थल भी मेरा है। सबकर मालिक ओखिने रहे हलत, एखिन कर खूबे मनमानी चले हलन और किसानों पे इन लोगों का बहुत मनमानी चलता था। एकर आगू का है बुबा, और एक लड़का पूछता है कि इसके आगे क्या हुआ दादाजी, इसके आगे क्या हुआ बाबा जी। एगो छुआ कहीं उठल और एक लड़का कह उठता है इस बात को कि इसके आगे क्या होता है। गंगाराम हासल और बोलल कोई सुतलाए का हो, और आप कहते हैं गंगाराम जी कितना कहानी हम सुना रहे हैं, कोई सो तो नहीं गए, यदि कोई सुत में तो हम कहानी कहे ले छोड़ देबोन। और गंगाराम जी कहते हैं कि अगर इसमें से अगर कोई तुम लोग एक व्यक्ति सो भी जाते हो, कोई यहाँ बोल रहे हैं कोई मतलब अगर एक भी व्यक्ति अगर आप लोग सो जाते हैं तो हम कहानी कहने के लिए छोड़ देंगे। दोसर चहुआ कहीं उठल और एक दूसरा लड़का कहता है नाय आजा। देखिए बाबा को हम लोग खोटा में आजा भी बोलते हैं, बाबा को आजा भी बोलते हैं। तो एक दूसरा लड़का कहता है कि नहीं दादाजी नहीं आजा।
हमिन केहू नेखियो सुतल, हम लोग कोई नहीं सोए हैं, तो कहले चल हमिन सुने लागल हियो। और कहते हैं कि अज्जा दादाजी आप इस कहानी को कहते चलिए, हम इस कहानी को सुनते चलते हैं। तो कहले चल आप कहते चलिए, हमिन सुने लागल हियो और हम लोग सुन रहे हैं। हाँ तो कहे है हेलियन। और अब गंगाराम जी कहते हैं कि ठीक है अब हम कहते हैं। छोट छोट जिम्मेदार मनमानी चले हले, और छोटा मोटा जो था ये जमींदार उन लोग का मनमानी चलता था। जमींदार रहल राजा का मलगुजारी रसीद काटे हलत, और ये जो राजा का जो मलगुजारी अर्थात राजा के लिए जो काम करता था ये रसीद काटने का काम करता था रैयतों के लिए। बड़ी ठाट बाट रहे और इन लोग का बहुत ठाट बाट रहता था, मतलब रहीसी गिरी रहता था, रहीसी जिंदगी जीते थे। ठाट बाट कहने का मतलब यही है। थोड़ा लग रहा है हम चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी में एक्सप्लेन करने की कोशिश किए, वीडियो आपकी लंबी हो जाती है। अगर आप शुरू से कहानी को देखे होंगे तो अब आपके दिमाग में एक ऐसा आइडिया लग गया होगा कि खोरठा भाषा क्या है। आपके दिमाग में एक ऐसी जगह बन गई होगी खोरठा के प्रति। चलिए इस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि यह एक लंबी कहानी है। इस कहानी को हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। पार्ट 1 आप लोग देख लिए, एक और वीडियो आएगा इस कहानी से संबंधित जिसका नाम होगा पार्ट 2। पार्ट 2 में ये कहानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, एक विस्तृत जानकारी लेंगे ताकि आपके अंदर एक अच्छी समझ बन पाए और कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए। मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से इस कहानी को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अभी आपके लगभग 35-40 मिनट की ये वीडियो बन चुकी है। अगर हम पूरी कहानी को यहाँ ख़त्म करते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो इसका हम सेकंड पार्ट में आपसे मिलते हैं इसी कहानी के साथ।